साथियों, मैं एस.एन. रूपला, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2000 बैच, राज्य प्रशासनिक सेवा 1984 बैच, विभिन्न पदों पर पदस्थ रहा। साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय का नाम है भूमि का अर्जन और पुनर्वास। साथियों, इस का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जब भूमि अर्जन करती है तो वो किस कानून के तहत किया जाता है, किसानों को भूमि अर्जन के बदले उनकी संपत्ति के बदले क्या मिलता है, और यदि कहीं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की परिस्थितियां बनती है तो पुनर्वास पैकेज क्या होता है और पुनर्व्यवस्थापन में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज का ये जो विषय है भूमि अर्जन और पुनर्वास, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। विषय एक ही है, लेकिन प्रथम पार्ट, द्वितीय पार्ट और तृतीय पार्ट के रूप में है। पहले पार्ट में हम धारा 1 से लेकर के 25 तक चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में धारा 26 से लेकर के 32 तक चर्चा करेंगे और आखिरी थर्ड पार्ट में धारा 33 से लेकर के अंत तक। इन तीनों पार्टों में जो विभाजन है वो अवार्ड के पूर्व की स्थिति, अवार्ड और अवार्ड के बाद की स्थिति, इस तरह से विषय का विभाजन रहेगा। इस कोर्स के माध्यम से आप जानेंगे भूमि अर्जन और पुनर्वास का परिचय। इसमें हम भूमि अर्जन और पुनर्वास के 2013 के नए अधिनियम के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएं। इसमें हम प्रभावित कुटुंब, समुचित सरकार और कलेक्टर जैसे प्रमुख शब्दों को समझेंगे। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) की प्रक्रिया, इसमें हम जानेंगे कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है। पारदर्शिता और जनभागीदारी, इसमें हम पारदर्शिता और जनभागीदारी के महत्व को समझेंगे। अंतिम निर्णय और सरकारी भूमिका, इसमें हम भूमि अर्जन के फैसले में सरकारी भूमिका को समझेंगे। भूमि अर्जन की अधिसूचना प्रक्रिया, इसमें हम भूमि अर्जन की अधिसूचना प्रक्रिया को जानेंगे, जैसे धारा 11 और 19। विवाद समाधान और मुआवजा प्रक्रिया, इसमें हम भूमि अर्जन के दौरान विवादों का समाधान और मुआवजा प्रक्रिया जानेंगे। भूमि का अर्जन और पुनर्वास पुराने समय में 1894 के अधिनियम के तहत होता था। वर्तमान में पार्लियामेंट ने 2013 में एक नया अधिनियम बनाया और इस अधिनियम का नाम है भूमि का अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। साथियों, किसी भी विषय के बारे में उसका टाइटल जो है वो काफी कुछ खुलासा हमें कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि इसी अधिनियम के टाइटल पे हम चर्चा करें तो ये इस अधिनियम का टाइटल है भूमि का अर्जन। तो भूमि अर्जन तो करना ही है। पुराना जो अधिनियम था 1894 का, वो केवल भूमि अर्जन अधिनियम 1894 था। मतलब उसमें केवल एक ही बात पर फोकस था कि जमीन सरकार को सरकारी परियोजनाओं के लिए लेना। जिनकी जमीन ली जा रही है उनको उचित मुआवजा मिल रहा है कि नहीं, पर्याप्त पैसा मिल रहा है कि नहीं, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्थाएं उचित है कि नहीं, ये कंसर्न उस अधिनियम में नहीं था। लेकिन जब 2013 का यह अधिनियम आया तो इसमें इसका जो टाइटल कह रहा है भूमि अर्जन, भूमि का अर्जन करना है। पुनर्वासन, पुनर्वासन मतलब यदि कोई व्यक्ति का पुनर्वास हो रहा है, आजीविका उसकी प्रभावित हो रही है, तो उसकी आजीविका को सेटल करना। और पुनर्व्यवस्थापन, यदि कोई गांव या बस्ती या शहर उजड़ रहा है किसी बड़ी परियोजना में, उदाहरण के लिए जो सिंचाई परियोजना होती है इनमें पूरा एरिया डूब में आ जाता है। उदाहरण के लिए इंदिरा सागर परियोजना या ओंकारेश्वर परियोजना, मंडलेश्वर या सरदार सरोवर परियोजना या बरगी परियोजना, तो इनमें एक बड़ा एरिया सबमर्ज में आता है और इसमें पुनर्व्यवस्थापन भी करना पड़ता है। गांव के गांव डूब में आते हैं। तो इस अधिनियम में तीनों बातों पर फोकस है। भूमि का अर्जन पे है, पुनर्वास पे है और पुनर्व्यवस्थापन में। केवल फोकस ही नहीं है, टाइटल एक्ट का कह रहा है में उचित प्रतिकर, प्रतिकर देना है, लेकिन कैसा प्रतिकर? उचित प्रतिकर।
यहाँ पर एक विशेषण लगाया है प्रतिकर के सामने, उचित। केवल प्रतिकर शब्द भी लिखते तो काम चलता, लेकिन लॉ की मंशा है, पार्लियामेंट की मंशा है कि जो प्रतिकर होगा वो उचित प्रतिकर होगा। और आगे और एक्ट का टाइटल कहता है और पारदर्शिता, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में, इस अधिनियम में हर स्टेज पर पारदर्शिता रखी गई है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रखा गया है, हर जगह लोगों की इसमें सहभागिता है। और ये जो उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम ही नहीं है, ये का अधिकार, मतलब एक और विशेषण लगाया है कि ये उसका राइट है। किसका? व्यक्ति का। तो इस प्रकार से इस अधिनियम का टाइटल जो है भूमि का अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर देना है, और पारदर्शिता ये व्यक्ति का राइट है, पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। तो इस तरह से ये एक्ट का टाइटल ये कह रहा है कि पूरे भूमि अर्जन की प्रक्रिया में व्यक्ति, किसान जिसकी जमीन जा रही है, उसके हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा प्रक्रिया जो है भू अर्जन की, वो प्रो फार्मर है, प्रो कृषक है, प्रो सरकार नहीं। मतलब सरकार के लिए जमीन लेना ये इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें व्यक्ति के हितों का ध्यान रखना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, ये अधिनियम 2013 में बना और ये 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। 1 जनवरी 2014 से पूरे भारतवर्ष में भूमि का अर्जन इसी अधिनियम के तहत होता है। कुछ विभागों के लिए कुछ अलग एक्ट भी बने हैं, लेकिन अभी हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, सभी के लिए जो है भूमि का अर्जन करने के लिए पूरे देश में ये भू अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू है। 1 जनवरी 2014 से जो भी भू अर्जन की कार्रवाई हो रही है वो इस अधिनियम के तहत हो रही है। अब इस अधिनियम के तहत किन किन के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है वो हम जान लें। सबसे पहले सरकार के स्वयं के उपयोग के लिए। यहाँ पर सरकार में भारत सरकार भी शामिल है और राज्य सरकार भी शामिल है। भारत सरकार के सभी विभागों के लिए और राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए भूमि का अर्जन इस अधिनियम के तहत होता है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के लिए। भारत सरकार के जितने भी पब्लिक उपक्रम हैं और राज्य सरकारों के जितने भी पब्लिक उपक्रम हैं, उन सब के लिए भी भूमि का अर्जन इस अधिनियम के तहत होता है। और तीसरा, लोक प्रयोजन के लिए। ये तो रही बात भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के पब्लिक उपक्रम और राज्य सरकार के पब्लिक उपक्रम की बात। किंतु यदि प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लोग भी लोक प्रयोजन के लिए यदि कोई परियोजना लाते हैं तो उस लोक प्रयोजन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी भूमि का अर्जन इस अधिनियम में किया जाता है। उदाहरण के लिए टाटा यदि पब्लिक इंटरेस्ट के कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, अंबानी यदि कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, अडानी कोई पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उनके लिए भी भूमि का अर्जन इस अधिनियम के तहत किया जाता है। साथियों, इस अधिनियम में एक राइडर लगा हुआ है और वो राइडर ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के उपक्रमों के लिए भूमि अर्जन के साथ साथ लोक प्रयोजन के लिए भी, प्राइवेट कंपनियों के लिए भी भूमि का अर्जन होता है। किंतु जब लोक प्रयोजन के लिए PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाएं, आजकल ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी चली है, और PPP मोड में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार और राज्य सरकार क्रियान्वित कर रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए जब भूमि का अर्जन किया जाता है तो एक राइडर है कि जो प्रभावित कुटुंब है उनके 70% कुटुंब की भू अर्जन के पहले पूर्व सहमति ली जाएगी। मतलब PPP मोड वाली परियोजनाओं में 70% प्रभावित कृषकों की पूर्व सहमति लेना, और जो PPP मोड के अलावा प्राइवेट कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, उनके लिए यदि भूमि का अर्जन करना है तो उसमें 80%
प्रभावित कुटुंबों की प्री कंसेंट ली जाएगी। तो बात यहाँ पर इस तरह से स्पष्ट होती है, केंद्र और राज्य सरकार के लिए किसी तरह की प्री कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और राज्य सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए भी किसी तरह की प्री कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं। किंतु प्राइवेट कंपनियों के लिए पीपीपी मोड का यदि कोई प्रोजेक्ट है तो 70% प्रभावित कुटुंबों की प्री कंसेंट ली जाएगी, और प्योर प्राइवेट कंपनियों का यदि कोई प्रोजेक्ट है पर लोक प्रयोजन के लिए है वो, तो उसमें 80% प्रभावित परिवारों की प्री कंसेंट ली जाएगी। उसके बाद ही भूमि अर्जन का काम शुरू होगा। तो ये नए अधिनियम में ये जो प्री कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट आया, ये नया है, पुराने अधिनियम में ये चीज नहीं थी। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि 2013 का भूमि अर्जन अधिनियम 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ, जो भूमि अर्जन, पुनर्वास और पारदर्शिता पर फोकस करता है। इसमें प्रभावित परिवारों से पूर्व सहमति लेना जरूरी है। साथियों, अब हम कुछ डेफिनेशन जानेंगे, और ये डेफिनेशन जो है सामान्य शब्दों से हटकर कुछ है। तो पहला डेफिनेशन है कि जब हमने कहा कि प्रभावित कुटुंब की सहमति लेंगे, तो फिर प्रभावित कुटुंब की डेफिनेशन क्या होगी। हम प्रभावित कुटुंबों का पुनर्वास करेंगे तो फिर पुनर्वास पैकेज देंगे उनको, तो फिर डेफिनेशन उनकी क्या होगी, प्रभावित कुटुंब में कौन लोग शामिल होंगे। तो इसके लिए इस अधिनियम की धारा 3 में जो है वो प्रभावित कुटुंब को डिफाइन किया है। प्रभावित कुटुंब ऐसा परिवार जिसकी भूमि का अर्जन किया है, जिसकी जमीन जाएगी, वो तो प्रभावित परिवार है ही। किंतु इसके अलावा भी इस परिभाषा को विस्तृत रूप दिया गया है। जिसकी जमीन जा रही है वो तो डायरेक्टली इफेक्टेड है, किंतु ऐसा कृषि श्रमिक या बटाईदार जिसकी जमीन नहीं जा रही है, लेकिन वो किसी किसान के यहाँ खेती कर रहा है, किसी किसान के यहाँ बटाईदार का काम कर रहा है, और उसकी आजीविका भी यदि भूमि अर्जन से प्रभावित होती है। किसान की जमीन जा रही है, किंतु ये किसान के यहाँ बटाईदार का काम कर रहा था या कृषि श्रमिक का कर रहा था, और इसकी आजीविका का मुख्य स्रोत वही किसान के यहाँ काम करना है, बटाईदार था, तो ये परिवार भी प्रभावित कुटुंबों की श्रेणी में शामिल होगा, और इसको भी जो है पुनर्वास पैकेज मिलेगा। अगला, ऐसा वनोपज संग्राहक परिवार जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया। हमने फॉरेस्ट एरिया में जमीन ली, भले ही सरकारी जमीन ली, किसी प्रोजेक्ट में पूरी सरकारी जमीन गई हो, लेकिन उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट होता था। और यदि कुछ ट्राइबल एरिया में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो जंगल से जाकर के तेंदुपत्ता है, हर्रा, बेहड़ा जो है, महुआ, और इस तरह का कलेक्शन करते हैं, और उस कलेक्शन से उनकी जीविका चलती है। और यदि वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आया और वो एरिया कल्पना करिए कि डूब में आ गया या प्रभावित हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये जो वन उपज का संग्रह करने वाले परिवार थे, इनकी जीविका भी प्रभावित हो जाएगी, और ये भी जो है प्रभावित कुटुंबों में शामिल होंगे। और लास्टली इस परिभाषा को और विस्तृत रूप दिया गया, ऐसा कोई भी परिवार जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि अर्जन से प्रभावित हो गया। गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, और ऐसे लोग रहते हैं जिनकी जमीनें नहीं है, किंतु उनकी आजीविका जो है वो जिनकी जमीनें गई उनके ऊपर आश्रित है। कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई झाड़ू बनाने का, कोई चटाई बनाने का, और इस तरह से ये लोग जो काम करते हैं, यदि इनकी भी आजीविका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित होती है, तो ये भी जो है प्रभावित कुटुंब में माने जाएंगे। तो साथियों, ये 3 तरह की बातें हमने यहाँ बताई, और ये तीनों ही तरह के लोग जो है वो प्रभावित कुटुंब की श्रेणी में आते हैं। दूसरा डेफिनेशन जो महत्वपूर्ण है वो है, इस अधिनियम में जगह जगह समुचित सरकार का उपयोग हुआ है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? यहाँ पर समुचित सरकार का जो उपयोग हुआ है जगह जगह, वह 2 बातों के लिए है। नंबर 1, समुचित सरकार की तरफ से भूमि का अर्जन होता है, समुचित सरकार की तरफ से धारा 11 का नोटिफिकेशन होता है,
समुचित सरकार की तरफ से धारा 19 का नोटिफिकेशन होता है। तो ये जो धारा 11 के नोटिफिकेशन, 19 के नोटिफिकेशन, ये सब समुचित सरकार की तरफ से होते हैं। तो इसलिए समुचित सरकार को डिफाइन किया। और दूसरा, समुचित सरकार ही फैक्टर को डिसाइड करती है। एक फैक्टर टर्मिनोलॉजी आएगी आगे, उसको भी हम जानेंगे। तो ये दो निर्णय जो है वो समुचित सरकार की तरफ से होता है। तो हम जान लें कि समुचित सरकार क्या है। किसी राज्य के भीतर भूमि का अर्जन जब हम करते हैं तो समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। मतलब उदाहरण के लिए यदि मध्य प्रदेश राज्य के भीतर मैं जमीन लेने जा रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य के लिए हो, चाहे वो भारत सरकार के लिए हो, चाहे भारत सरकार के किसी पब्लिक उपक्रम के लिए हो, या किसी पीपीपी मोड वाली कंपनी के लिए हो, या प्राइवेट कंपनी के लिए हो, किंतु मध्य प्रदेश के अंदर भूमि का अर्जन किया जा रहा है, तो यहां पर समुचित सरकार मध्य प्रदेश सरकार होगी। तो इस तरह से सारी जमीनें किसी न किसी राज्य के भीतर ही अधिग्रहित होती है। तो ब्रॉड वे में तो हम ये कह सकते हैं कि समुचित सरकार का मतलब अपने अपने राज्यों में वो राज्य सरकारें। किंतु यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी अपनी कोई सरकारें नहीं होती है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भारत सरकार से कंट्रोल होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समुचित सरकार जो है वो भारत सरकार होगी। तो भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए इस तरह का निर्णय केंद्र सरकार करेगी, और राज्यों में जो है इस तरह का निर्णय वो राज्य सरकार करेगी। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से अधिक राज्यों के भीतर जाते हैं। जैसे रेलवे लाइन है, नॉर्थ साउथ रेलवे लाइन ले गए हम, नॉर्थ साउथ कोई बड़ा रोड ले जा रहे हैं, तो यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उन 2 या 2 से अधिक राज्यों के परामर्श से यदि वो तीनों राज्य या 2 राज्य मिलकर के ये निर्णय कर देते हैं कि हमारी तरफ से समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी, तो फिर वहां भी केंद्र सरकार समुचित सरकार होगी। लेकिन पांडिचेरी एक अलग दर्जे का राज्य है। पांडिचेरी के लिए केंद्र सरकार न होकर के पांडिचेरी की राज्य सरकार ही वहाँ की समुचित सरकार होगी। और लास्ट में सरकार ने इस अधिनियम में एक विंडो और दिया कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल तक अर्जन करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिसे अधिकृत करे कलेक्टर को, वो कलेक्टर भी राज्य सरकार कहलाएगा। इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में 29/9/2014 को एक अधिसूचना जारी की, और वो अधिसूचना है कि 10,000 हेक्टेयर तक भूमि का अर्जन करने के लिए कलेक्टर जो है वो राज्य सरकार समुचित सरकार होगा। तो कुल मिलाकर के जब हम समुचित सरकार की डेफिनेशन और इसको समझते हैं तो समुचित सरकार की तरफ से होने वाले सारे निर्णय मध्य प्रदेश में 10,000 हेक्टेयर तक के प्रोजेक्ट के लिए वो कलेक्टर को एम्पावर्ड किया गया है। और 10,000 हेक्टेयर से बड़ा कोई प्रोजेक्ट शायद होता भी नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे हमें मान लें कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो है वो समुचित सरकार के अधिकारों का उपयोग अपने अपने जिलों में कलेक्टर करते हैं। अब तीसरा डेफिनेशन और समझ लें, इस अधिनियम में हर जगह कलेक्टर शब्द का उपयोग हुआ है। तो कलेक्टर में कलेक्टर तो है ही, साथ ही कलेक्टर या समुचित सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड कोई अधिकारी भी कलेक्टर की श्रेणी में आता है। थोड़ा और स्पष्ट समझते हैं। यदि कलेक्टर ने अपने अपने क्षेत्र में अनुभागीय अधिकारियों को उसने कलेक्टर के शक्तियों का उपयोग करने के लिए ऑथराइज कर दिया, तो फिर सारे सब डिविजनल ऑफिसर अपने अपने एरिया में कलेक्टर के अधिकारों का उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 बातें निकल के आई कि कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग अपने अपने सब डिवीजन में अनुभागीय अधिकारी करते हैं, और समुचित सरकार की शक्तियों का उपयोग अपने अपने जिलों में संबंधित कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। और इस मॉड्यूल में हमने
प्रभावित कुटुंबों की परिभाषा जानी, जिनकी आजीविका भूमि अर्जन से प्रभावित होती है, और समुचित सरकार की भूमिका समझी, जो भूमि अर्जन और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है। इस अधिनियम में एक नई बात लाई गई और वो ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराई जाएगी। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराया जाना। 1894 के अधिनियम में ये व्यवस्था नहीं थी। 2013 के अधिनियम में ये नई बात लागू की गई, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। साधारण शब्दों में इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लिया जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, क्या फायदे नुकसान की तुलना में ज्यादा है या नहीं है, समाज पर क्या एडवर्स इसका इफेक्ट होगा, ये इसकी स्टडी कराई जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को टेकअप करने के पहले। मतलब जमीन का अधिग्रहण करना किसी परियोजना के लिए उसके पहले एक स्टडी कराई जाए। धारा 4 में स्टडी होती है और ये स्टडी कौन कराएगा? जब कभी समुचित सरकार को लगे कि लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना है तो वो संबंधित ग्राम, वार्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका मतलब लोकल बॉडी के परामर्श से ये स्टडी कराएगी। तो स्टडी कौन कराएगा? समुचित सरकार। अभी हमने डेफिनेशन में जाना कि समुचित सरकार कौन है? अपने अपने जिलों में कलेक्टर। तो कलेक्टर जो है ये स्टडी कराएगा किनके परामर्श से? लोकल बॉडी। अर्बन एरिया में अर्बन लोकल बॉडी, रूरल एरिया में संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत, उसके माध्यम से ये स्टडी कराई जाएगी। और जब ये स्टडी कराई जाएगी तो इस स्टडी कराए जाने की अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत, अर्बन बॉडी, नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत, कलेक्टर दफ्तर, उपखंड दफ्तर, तहसील दफ्तर और प्रभावित क्षेत्र में इसका प्रकाशन किया जाएगा और सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? कि फला फला प्रोजेक्ट के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराई जाना है। क्यों? कि अधिनियम के टाइटल में मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम के टाइटल में कहा गया पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। मतलब जो भी कार्रवाई होगी वो पारदर्शी तरीके से होगी, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के काम किया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस में लेके करना का मतलब है कि कोई गोपनीय काम नहीं होंगे। पुराना जो एक्ट था उसमें ये चीजें नहीं थी। पुराना एक्ट अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ और उनका उद्देश्य था कि भारत का माल वो इंग्लैंड ले जाना और इसके लिए उन्होंने रेलवे का नेटवर्क और रोडों का नेटवर्क बनाया था और उसके लिए जमीन लेना उनका उद्देश्य था। बाकी कोई पारदर्शिता रखना या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराना, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने अधिनियम में नहीं रखी थी, लेकिन इस अधिनियम में ये चीज़ है। तो जब ये स्टडी कराई जाएगी तो सबसे पहले एक अधिसूचना का प्रकाशन होगा और यह अधिसूचना सब जगह रूरल बॉडी, अर्बन बॉडी, कलेक्टर दफ्तर, उपखंड दफ्तर, तहसील और प्रभावित क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी और वेबसाइट पर डाली जाएगी। इस अधिनियम में एक बात और कही गई है साथियों कि हर काम को टाइम लिमिट में पूरा करना। उदाहरण के लिए ये जो स्टडी है इसके लिए भी एक समय सीमा नियत है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी 6 माह के भीतर पूरी कराई जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी हम करा रहे हैं और वो सालों साल तक चलती जा रही है और कभी कोई प्रोजेक्ट जो है वो पूर्णता की ओर ही नहीं जा पाए। इसलिए हर काम के लिए टाइम लिमिट है। इस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के लिए 6 महीने का समय। अब इस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी में किया क्या जाएगा? तो जो चीजें अध्ययन में ध्यान रखी जाएगी वो ये कि क्या जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट का है कि नहीं, क्या लोक उद्देश्य की पूर्ति उससे होती है कि नहीं। दूसरा, प्रभावित फैमिली कौन कौन सी है, कितने लोग प्रभावित होंगे, जो जमीन अर्जित की जा रही है वो कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी अर्जन कर रहे हैं, मकान, स्कूल, अस्पताल, ये संपत्तियां, क्या जो जमीन अर्जन कर रहे हैं वो न्यूनतम है या नहीं। क्योंकि पहले ये नहीं देखा जाता था। किसी प्रोजेक्ट के लिए आया और उन्होंने कहा कि साहब प्रोजेक्ट लेना है और प्रोजेक्ट लेना है तो उन्होंने कहा कि साहब ज़मीन दे दो, तो
तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए 2 एकड़ ज़मीन चाहिए, 5 एकड़ दे दे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में भोपाल में जो है BHEL आया और भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट आया कि साहब BHEL भोपाल में बनेगा तो ज़मीन दो, तो हमने जो है हज़ारों हेक्टर ज़मीन जो है वो BHEL के लिए दे दी। और आज हम देखते हैं कि वो अनुपयोगी पड़ी है। क्यों? कि हमने भूमि न्यूनतम देना है, इसको ध्यान में नहीं रखा था। अब इस नए अधिनियम में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि जितनी जमीन मांगे उतनी दे दी जाए, नहीं, मिनिमम जमीन देंगे। यह इस स्टडी में सुनिश्चित किया जाएगा। अगला जो पैरामीटर है वो ये कि क्या कोई दूसरा अल्टरनेट है या नहीं, क्या यही जमीन लेना जरूरी है। कभी कभी कोई होता है साहब कि साहब कोई चीज़, कोई नया दफ्तर आया तो क्या इस दफ्तर को कहाँ, क्या दूसरी जगह नहीं खोला जा सकता। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में भोपाल में ही पुलिस एकेडमी आई। प्रशासन एकेडमी तो अरेरा कॉलोनी में बनी है, लेकिन आज हम, ये बहुत पहले बन गई, यदि आज हम पुलिस एकेडमी भोपाल शहर के अंदर कहीं बसाते तो हमें बहुत सारी ज़मीनें अधिग्रहण करना पड़ जाती, कीमती, खर्चीला भी काम होता, लोगों को भी दिक्कत होती। तो इस अधिनियम में ये कहा गया कि कोई विकल्प है कि नहीं, तो हमारी ये पुलिस एकेडमी वहाँ भोरी में बैरागढ़ के भी आगे जाके बनी। हालांकि इस अधिनियम के पहले बनी थी वो, लेकिन ये बात इस अधिनियम में ध्यान रखने वाली है कि क्या कोई दूसरा विकल्प है या नहीं। अगला जो ध्यान रखना है वो ये कि परियोजना की लागत और फायदे। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो हम ले रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के फायदे कम है और खर्चे ज़्यादा। यदि खर्चे ज़्यादा फायदे कम है तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, छोड़ दिया जाएगा। और यदि फायदे ज़्यादा है और खर्चे कम है तो प्रोजेक्ट को ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी में ये जो बातें मैंने गिनाई आपको, ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या पर्यावरण बहुत एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ जो है इस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी में देखी जाएगी। साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी में ये भी देखा जाएगा कि इस परियोजना से कितने सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित हो रही, जैसे सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, अस्पताल, ये सब जो है प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। और ये प्रभावित हो रहे हैं तो इनके लिए अल्टरनेट क्या प्लान है, क्या योजना बनाई है। तो ये इतने पैरामीटरों पर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की जाएगी और इतने पैरामीटर पर यदि प्रोजेक्ट फिट है तो वो आगे लिया जाएगा, और यदि इनमें से कोई पैरामीटर पे वो फिट नहीं है तो प्रोजेक्ट जो है फिर वो छोड़ा भी जा सकता है, हम आगे देखेंगे। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी प्रोजेक्ट से जुड़े फायदे, नुकसान और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करती है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी समुचित सरकार कराएगी लोकल बॉडी के परामर्श से, किंतु इसके लिए वो एक लोक सुनवाई भी करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि दफ्तर में बैठ के सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी हो गई, नहीं। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी का नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन के बाद प्रभावित क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे, जाएंगे, टीम जाएगी और संबंधित लोगों को, जो प्रभावित कुटुंब है, उनका अभिमत लिया जाएगा और लोक सुनवाई की जाएगी। ये धारा 5 में प्रावधान है। और धारा 6 ये कहती है कि ये जो भी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी हुई है, इस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी को धारा 6 के तहत प्रकाशित किया जाएगा। मतलब रिपोर्ट क्या बनी ये पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। पब्लिक डोमेन में डालने का मतलब ग्राम पंचायत, अर्बन बॉडी, कलेक्टर दफ्तर, उपखंड दफ्तर, तहसील और प्रभावित क्षेत्र में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा और वेबसाइट पर इसको डाला भी जाएगा। धारा 6 में एक बात और कही गई है कि ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जहां पर पर्यावरण से संबंधित अनुमतियां पृथक से ली जाती है, वहां पर इस धारा 4, 5 और 6 के तहत जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की आवश्यकता नहीं है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होने के बाद धारा 7 ये कहती है साथियों कि ये जो भी रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट
का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समूह के द्वारा किया जाएगा। मतलब एक दूसरा राइडर लगाया गया कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी लोकल बॉडी के परामर्श से हुई और इसके बाद ये स्टडी कितनी सटीक है या नहीं, इसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा इस रिपोर्ट को परखा जाएगा। और इस एक्सपर्ट ग्रुप में कौन कौन लोग रहेंगे? वह 2 गैर सरकारी समाज विज्ञानी, 2 गैर सरकारी समाज विज्ञानी, लोकल बॉडी मतलब ग्राम पंचायत या अर्बन बॉडी के 2 प्रतिनिधि, पुनर्वास से संबंधित 2 विशेषज्ञ और एक जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सपर्ट। तो इस तरह से 2 गैर सरकारी लोग, 2 लोकल बॉडी के लोग और 2 पुनर्वास के एक्सपर्ट, ये 6 और एक प्रोजेक्ट से संबंधित 7 लोगों की एक कमेटी बनेगी और इन 7 में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और ये 7 लोगों की कमेटी इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया है कि कलेक्टर जो है ये 2 गैर सरकारी समाज विज्ञानी को अपॉइंट करेंगे, लोकल बॉडी के 2 प्रतिनिधि को अपॉइंट करेंगे और पुनर्वास के एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे और एक एक्सपर्ट जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का होगा और इनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कमेटी का गठन करने का अधिकार कलेक्टर को दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने और 7 लोगों की कमेटी इसको एग्जामिन करेगी। अब ये जो कमेटी है ये भी इन्हीं बिंदुओं पर एग्जामिनेशन करेगी कि क्या समूह की राय में लोक प्रयोजन पूरा हो रहा है कि नहीं, फायदों की तुलना में खर्चे ज़्यादा तो नहीं है, और यदि लोक प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा, खर्चे ज़्यादा हैं, फायदे कम हैं, तो ये कमेटी जो है ये परियोजना को त्याग देने की सिफारिश करेगी कि परियोजना न ली जाए। मतलब इस कमेटी को बहुत बड़े अधिकार दिए गए हैं कि ये परियोजना को छोड़ने की सिफारिश भी कर सकती है यदि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई प्रोजेक्ट नहीं है या खर्चे ज़्यादा है और फायदे कम है तो। लेकिन कमेटी को का एक बंधन भी दिया है कि वो अपने आधार और कारण अभिलिखित करेगी कि किन इन कारणों से न लिया जाए। और यदि समूह की राय में, कमेटी की राय में यदि लोक प्रयोजन पूरा हो रहा है, फायदों की तुलना में खर्चे कम है, तो फिर ये कमेटी ये सिफारिश करेगी कि प्रोजेक्ट को आगे ले लिया जाए। अब जैसा मैंने कहा कि हर स्टेज पे टाइम लिमिट है, ऐसा ही टाइम लिमिट इस एक्सपर्ट ग्रुप की कमेटी के लिए भी है कि ये कमेटी 2 माह के अंदर अंदर अपना निर्णय लेगी और ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय अगेन पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। मतलब ग्राम पंचायत, अर्बन बॉडी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसील दफ्तर और प्रभावित क्षेत्र में प्रकाशित किया जाएगा और वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सब लोगों को पता चले कि कमेटी के द्वारा क्या सिफारिशें की गई। यहाँ पर एक वीटो जैसा पावर भी कानून में दिया कि यदि समूह ने, एक्सपर्ट ग्रुप ने नेगेटिव रिपोर्ट दी, परियोजना को छोड़ देने की रिपोर्ट दी, नहीं लेने की रिपोर्ट दी, किंतु समुचित सरकार को ये लगे कि नहीं प्रोजेक्ट जो है वो उपयोगी है और इसको लेना चाहिए, तो समुचित सरकार को एक स्पेशल पावर दिया कि कारण अभिलिखित करते हुए वह एक्सपर्ट ग्रुप की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर भी योजना को आगे टेकअप कर सकती है। और समुचित सरकार, जैसा मैंने पहले ही बताया कि समुचित सरकार का मतलब यहाँ पर कलेक्टर है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के बाद एक विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट का मूल्यांकन करती है और यदि प्रोजेक्ट फायदे में है तो इसे आगे बढ़ाने की सिफारिश की जाती है। धारा 8 अब तीसरा एक स्टेप है। पहला सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, दूसरा स्टेप एक्सपर्ट ग्रुप और तीसरा स्टेप जो है समुचित सरकार द्वारा इस रिपोर्ट की परीक्षा
और उस पर निर्णय। समुचित सरकार जैसा मैंने बताया कलेक्टर है। अब कलेक्टर के पास जब ये रिपोर्ट आएगी तो कलेक्टर ये सुनिश्चित करेगा और निर्णय लेगा कि क्या प्रोजेक्ट लोक प्रयोजन वाला है, क्या अर्जन आवश्यक है, क्या फायदे खर्चे की तुलना में ज़्यादा है, क्या न्यूनतम अर्जन किया जा रहा है, क्या पूर्व से अर्जित जमीन खाली तो नहीं पड़ी है, क्या पर्यावरण के साथ और विस्थापन न्यूनतम हो रहा है, क्या पर्यावरण के साथ न्यूनतम छेड़छाड़ हो रही है। इन पैरामीटरों पर एनालिसिस करके फिर प्रोजेक्ट को लेने या नहीं लेने का अंतिम निर्णय धारा 8 के तहत लेगा। कौन लेगा? समुचित सरकार, मतलब कलेक्टर। और जो समुचित सरकार निर्णय लेगी वो निर्णय अगेन पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। मतलब बात यह है कि हर लेवल पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना या जनता को बताना कि हम क्या कर रहे हैं और किस कमेटी ने क्या सिफारिशें की है। साथियों, इस एक्ट में धारा 9 में एक प्रावधान है, वो ये कि ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो धारा 4, 5, 6, 7 और 8 के तहत हुई, इससे छूट भी दी जा सकती है यदि अर्जेंसी क्लास है या इमरजेंसी का कोई प्रोजेक्ट है। तो धारा 40 में ये प्रावधान है कि अर्जेंसी के प्रोजेक्टों में जो है वो प्रोजेक्ट को अर्जेंसी वाला प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये धारा 40 में प्रावधान है। और जो प्रोजेक्ट अर्जेंसी वाला डिक्लेयर हुआ वो प्रोजेक्ट जो है धारा 9 के तहत सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी से छूट में। साथियों, एक और प्रावधान है इस अधिनियम की धारा 10 में कि फूड सिक्योरिटी के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। और फूड सिक्योरिटी के लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान का सारांश ये है कि पहले तो अधिनियम कहता है कि सिंचित बहुफसली जमीन न ली जाए, किंतु यदि कोई विकल्प नहीं है तो फिर उस सीमा तक ली जाए जिस सीमा तक समुचित सरकार ने एक लिमिट तय की है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक लिमिट तय की कि किसी भी जिले में यदि हमें भूमि का अर्जन करना है तो लास्ट 10 ईयर में जिस साल सबसे ज़्यादा एरिया बोया गया था उसका 50% तक हम ले सकते हैं। तो मतलब ये लिमिट बहुत बड़ी है, कभी किसी ज़िले में 50% एरिया एक्वायर नहीं होता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी का जहाँ तक कंसर्न है वो 50% तक ज़मीन किसी ज़िले में यदि हम लेते हैं तो हमें फूड सिक्योरिटी के बारे में विचार नहीं करना है। और इसी अधिनियम में एक प्रावधान ये भी कहा कि दीर्घकालीन परियोजनाएं जो है जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नहरें, विद्युत लाइन, सिंचाई के प्रोजेक्ट, इनके लिए फूड सिक्योरिटी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो वैसे भी सारी परियोजनाएं वो दीर्घकाल की होती है, इसलिए धारा 10 का प्रावधान एक तरह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमने इस मॉड्यूल में समझा कि कलेक्टर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का मूल्यांकन कर प्रोजेक्ट की मंजूरी देता है और इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स को इस प्रक्रिया से छूट मिल सकती है। अब ये प्रारंभिक इंक्वायरी के बाद हम भूमि अर्जन के स्टेप पे आते हैं। धारा 11। धारा 11 में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन होता है। जब कभी समुचित सरकार को लगे कि किसी लोक प्रयोजन के लिए जमीन लेना है तो फिर समुचित सरकार अगेन या कलेक्टर, तो वो राजपत्र में और 2 समाचार पत्रों में, जिसमें से एक लोकल भाषा में होगा, ये एक धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन कराएगा। कौन कराएगा? समुचित सरकार की तरफ से कलेक्टर कराएगा। राजपत्र और 2 समाचार पत्र जिसमें एक लोकल भाषा का। साथ ही साथ अगेन पंचायत, लोकल बॉडी, कलेक्टर, उपखंड, तहसील के सूचना पटल पर भी उस सूचना को प्रकाशित किया जाएगा और वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा, अर्बन क्षेत्र में अर्बन बॉडी की विशेष बैठक बुला करके इस परियोजना का सार उसमें बताया जाएगा। और इस प्रारंभिक अधिसूचना में किस गांव में जमीन लेना, किस प्रोजेक्ट की जमीन लेना, कितनी जमीन लेना और कौन जो है पुनर्वास के लिए प्रशासक होगा, इनका विवरण होता है। धारा 11 के नियमों में स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिए हुए हैं, उन फॉर्मेट के तहत
ये धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन होता है। धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन हो जाने के बाद लॉ में एक प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो जहाँ पर ये प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो रहा है उस एरिया में जमीनों की खरीद बिक्री नहीं करेगा, क्योंकि यदि जमीनों की खरीद बिक्री होती रहेगी तो फिर सही व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं होगा कि किसको मुआवजा देना है, और दूसरा लोग छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए लॉ में ये प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन से अवार्ड पारित होने तक कोई भी व्यक्ति जमीन का क्रय विक्रय नहीं करेगा या उस पर ऋण नहीं लेगा। किंतु एक विंडो भी दिया है, यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो कलेक्टर जो है विशेष प्रकरण मान के अनुमति दे भी सकता है। कलेक्टर का मतलब यहाँ हमने परिभाषा में बताया अनुभागीय अधिकारी। तो अनुभागीय अधिकारी यहाँ अनुमति किसी विशेष प्रकरण में दे सकता है, लेकिन आमतौर पर भूमि का क्रय विक्रय या उस पर ऋण लेना प्रतिबंधित रहेगा। 11 की अधिसूचना प्रकाशन के बाद एक काम और किया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो काम है 2 माह के भीतर भीतर रिकॉर्ड को अपडेट करना। हमारा रिकॉर्ड में यदि कोई नामांतरण बचे हों, बंटवारे बचे हों या कहीं खसरा नक्शा तरमीम बची हुई हो, तो ये सारे काम करना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अधूरा रिकॉर्ड रहे और अधूरा रिकॉर्ड पे भूअर्जन की कार्रवाई हो जाए। अब हम आते हैं धारा 12। धारा 12 में जब 11 की अधिसूचना का प्रकाशन हो जाता है तो धारा 12 में ये अधिकार मिल जाता है एजेंसी को कि वो जाकर के जमीन पर वहाँ के मेजरमेंट वगैरह सर्वे वगैरह कर सके। और धारा 13 में ये प्रावधान भी है, यदि कोई नुकसान वगैरह हुआ है तो सर्वे के दौरान हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाए। जैसा मैंने बताया कि यहाँ हर जगह टाइम लिमिट है, तो धारा 14 ये कहती है कि विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट से धारा 11 की अधिसूचना 12 महीने में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, और यदि डिले हो गया तो वो लैप्स हो जाएगी। किंतु जैसा मैंने बताया कि इस एक्ट में कुछ जगह एक वीटो पावर जैसे भी दिए हैं, यहाँ पर भी एक वीटो पावर दिया गया है कि समुचित सरकार को लगे तो 12 महीने की अवधि को वो बढ़ा भी सकती है, और समुचित सरकार का मतलब है यहाँ कलेक्टर। अब धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशित हो गई। धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात गजट में, पेपर में और लोकल स्थानों पर अब कोई भी व्यक्ति 60 दिन के भीतर आपत्ति कर सकता है। आपत्ति यहाँ एक लिमिटेड बात के लिए होती है। आपत्ति केवल इस बात के लिए होगी कि जो प्रोजेक्ट लिया जा रहा है वो उस प्रोजेक्ट के लिए वो एरिया उपयुक्त है या नहीं, और सामाजिक समागत रिपोर्ट जो आई है उस पर। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मेरी ज़मीन नहीं लो, इसकी ले लो, उसकी ले लो, इस तरह से नहीं है। केवल ऑब्जेक्ट पर ही जो है यहाँ आपत्ति होती है, और उनकी सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाएगी। कलेक्टर का मतलब है यहाँ अनुभागीय अधिकारी, और अनुभागीय अधिकारी सुनवाई करके 60 दिनों के भीतर जो भी आपत्तियाँ आई उन पर अंतिम निर्णय वो समुचित सरकार लेगी। समुचित सरकार का मतलब है कलेक्टर लेगा। तो अनुभागीय अधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई करेगा एज ए कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो एज ए सरकार उन पर निर्णय लेगा। और धारा 15 के तहत यह निर्णय होने के बाद धारा 16, धारा 17, धारा 18 में पुनर्वास प्रशासक यदि इस परियोजना में पुनर्वास हो रहा है, रिहेबिलिटेशन हो रहा है, तो पुनर्वास प्रशासक एक रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाएगा, वो भी मौके पे जाएगा, मौके पर जा करके और लोगों के साथ मिलेगा, लोकल बॉडी के साथ विचार विमर्श करेगा और लोग सुनवाई करेगा, और लोग सुनवाई करने के पश्चात कौन सा एरिया समर्ज में आ रहा, कौन से एरिया को रिहेबिलिटेट करना है, और जहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे वहाँ कितने परिवार जाएंगे, क्या कहाँ बसाया जाएगा, और वो प्लान रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, ये सारी चीज़ जो है वो पुनर्वास प्रशासक के द्वारा बनाई जाती है। और धारा 16 में ये बनाएगा, और धारा 17 में एक कलेक्टर की अध्यक्षता में परियोजना लेवल पर एक कमेटी है, वो कमेटी जो है इसको रिव्यू करेगी, और धारा 17 में इस कमेटी के द्वारा रिव्यू किए जाने के पश्चात ये कमेटी
पुनर्वास आयुक्त को उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए भेजेगी, पुनर्वास पैकेज को, और वो पुनर्वास आयुक्त जो है वो इसको अनुमोदित करेंगे। फाइनली पुनर्वास आयुक्त के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने सारे कमिश्नरों को पुनर्वास आयुक्त अधिसूचित किया है, और पुनर्वास प्रशासक के रूप में कलेक्ट्रेट की भू अर्जन शाखा का प्रभारी अधिकारी जो है वो पुनर्वास प्रशासक अधिसूचित किया। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया में प्रारंभिक अधिसूचना के बाद कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाता है और पुनर्वास योजना को स्थानीय लोगों की सुनवाई के बाद लागू किया जाता है। साथियों, धारा 19 में आते हम। जैसी धारा 11 का प्रकाशन हुआ वैसा धारा 19 का प्रकाशन होता है। धारा 11 में इंटेंशन का प्रकाशन होता है और धारा 19 में यह प्रकाशन होता है कि सरकार का जमीन को लेने का आशय है। धारा 19 का प्रकाशन भी समुचित सरकार के द्वारा किया जाता है। समुचित सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और धारा 19 का प्रकाशन भी गजट में किया जाता है, 2 समाचार पत्रों में किया जाता है। उसमें से एक लोकल भाषा में होता है और लोकल स्थानों पर लोकल बॉडी, कलेक्ट्रेट, तहसील, उपखंड, इनके दफ्तरों पर इसका प्रकाशन किया जाता है। और यहाँ पर भी ये प्रावधान किया गया है कि धारा 11 से 12 माह के भीतर धारा 19 की घोषणा का प्रकाशन हो जाना चाहिए। टाइम लिमिट है अगेन। और यदि धारा 19 के तहत 12 महीने में अधिसूचना का प्रकाशन नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ विंडो भी दिए हैं। यहाँ पर भी एक विंडो है कि यदि ये 12 महीने के समय में किसी कोर्ट से कोई स्टे वगैरह मिला है तो वो माइनस होगा। और समुचित सरकार को एक स्पेशल अधिकार दिया कि इस अवधि को बढ़ा भी सकता है, कारण अभिलिखित करते हुए। साथियों, अब धारा 20 पे आते हैं। धारा 20 में यदि धारा 12 के तहत पहले से माप और सर्वे नक्शा नहीं किया तो धारा 20 में किया जा सकता है। धारा 21 पे आते हैं। धारा 21, अभी तक जो हमने कार्रवाई की वो सारी अधिसूचनाओं का प्रकाशन समूह में किया, मतलब ग्रुप में किया, पूरी जमीन के खसरा नंबरों का गजट और पेपरों में और लोकल स्थानों पर। अब हितवत व्यक्तियों को इंडिविजुअल सूचना, धारा 21 ये कहती है कि कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर और अर्जित की जाने वाली भूमि पर संबंधित हितवत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना तामील कराएगा कि सरकार का कब्जा लेने का आशय है और कंपनसेशन के बारे में वो जो भी चाहे वो दावे कर सकते हैं। और जब ये इंडिविजुअल सूचना संबंधित लोगों को जाएगी तो वो व्यक्ति जो है वो सूचना में विहित तारीख तक, जो 1 माह से कम की नहीं होगी और 6 माह से अधिक की नहीं होगी, अपने अपने पुनर्वास और प्रतिकर के दावे कर सकेंगे। ये दावे आने के पश्चात कलेक्टर इनकी सुनवाई करेगा, जहां जरूरी हो वहां जांच करेगा और जांच करने के पश्चात फिर भूमि अर्जन के बारे में अवार्ड पारित करेगा। अवार्ड धारा 23, धारा 26, 27, 28, 29 और 30 इनको मिलाकर के पारित होता है। तो ये अवार्ड पारित करने की जो प्रक्रिया है इसको हम आगे चल के समझेंगे। इसके पहले हम एक बात और धारा 24 में समझ लें, गैप अरेंजमेंट। गैप अरेंजमेंट ये धारा 24 में किया कि जो 1894 के अधिनियम में कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी और 1/1/14 को यह नया अधिनियम आया, तो जो कार्रवाई शुरू हुई थी पुराने अधिनियम में वो लैप्स नहीं होगी 1/1/14 को, वरन ये मानते हुए कि ये कार्रवाइयाँ इसी अधिनियम के तहत की है, ये जारी रहेगी, न फिर से करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही एक और इस अधिनियम में प्रावधान है, यदि पुराने अधिनियम में जो भी भूमि का अर्जन हुआ उसका 5 साल तक कब्जा नहीं लिया या पैसा पेमेंट नहीं किया तो फिर वो अर्जन की कार्रवाई लैप्स हो जाएगी और नए अधिनियम के तहत होगी। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि भूमि अर्जन के लिए धारा 19 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन होता है और कलेक्टर संबंधित लोगों को व्यक्तिगत सूचना देकर उनकी दावे सुनता है, फिर अवार्ड पारित होता है। तो साथियों, ये थी प्री अवार्ड स्टेज जो मैंने आपको धारा 1 से लेकर के धारा 24 तक विस्तार से समझाई। आशा है ये आपको पूरी प्रक्रिया
क्लियर हुई होगी। इस प्रेजेंटेशन और ऑडियो वीडियो के साथ में एक प्रश्नोत्तरी दी गई है। इस प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को आप ऑनलाइन हल करेंगे तो एक आपको सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन ही जारी होगा और ये सर्टिफिकेट आपके लिए आगे चलकर उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। हमने इस कोर्स से सीखा कि 2013 का अधिनियम भूमि अर्जन में पारदर्शिता और उचित प्रतिकर सुनिश्चित करता है। प्रभावित कुटुंबों की सहमति अब अनिवार्य है। समुचित सरकार की भूमिका और परिभाषा समझी। भूमि अर्जन से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है। जन सुनवाई और लोकल बॉडी की सलाह ली जाती है। समय सीमा और सार्वजनिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। पुनर्वास और मुआवजा उचित तरीके से तय होता है।